एपिसोड स्टार्ट होता और हम फैंग के विला को देखते हैं, जिसके बाद हम विला के अंदर का व्यू देखते हैं जहां पर फैंग की फैमिली लंच कर रही थी। तभी फैंग की मदर वहां पर देखती है कि लुओ फैंग अभी तक लंच करने के लिए नहीं आया, जो देखकर फैंग की मदर लुओ फैंग के लिए लंच लेकर उसके रूम में जाने लगती है। अपनी मदर को लुओ फैंग के रूम की तरफ जाता हुआ देखकर हुआ कहता है, मदर, ब्रदर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो इसलिए हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हुआ की बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग की मदर भी समझ जाती है कि लुओ फैंग के लिए उसकी कल्टीवेशन जरूरी है, इसलिए वो भी फैंग को डिस्टर्ब नहीं करती। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के ऊपर ग्रेविटी का इतना ज्यादा प्रेशर था कि फैंग तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता, वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये ग्रेविटी फोर्स अर्थ की ग्रेविटी से 1088 टाइम्स ज्यादा है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से मेरा खुद का वेट 70 टन हो गया है, जिसकी वजह से मुझे खड़े होने के लिए भी बहुत एफर्ट लगानी पड़ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, पर वो यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि ये ग्रेविटी का फोर्स बहुत ही ज्यादा है। तभी दूसरी तरफ हम दोई को देखते हैं जो कि बड़े ही आराम से फैंग के सामने खड़ी हुई थी और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी यूज कर पा रही थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी का दोई के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा, जो देखकर फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी सीन चेंज होता और हम बबाता को देखते हैं जो कि कमांडर जिया से लिए हुए मलबे में से कुछ ढूंढ रही थी। अब काफी देर तक उस मलबे को अच्छी तरह से स्कैन करने और उसमें से कुछ ढूंढने के बाद जब बबाता को उसमें से कुछ भी नहीं मिलता तो बबाता कहती है, ये सारा मलबा तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल का है। इस सारे मलबे को यूज करने के बावजूद भी मैं अपने मीटियोराइट स्टारशिप को रिपेयर नहीं कर सकती। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो मलबा आएगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। ये कहते साथ ही बबाता वहां से टेलीपोर्ट होकर बैटल फील्ड में चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि दोई और लुओ फैंग के दरमियान बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बबाता बैटल फील्ड में आते साथ ही लुओ फैंग के अटैक के साथ टकराते टकराते बचती है। तभी हम दोई को देखते हैं जो कि यहाँ पर फैंग को संभलने का मौका नहीं दे रही थी और उसके ऊपर बार बार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती जा रही थी, जिसकी वजह से फैंग भी यहाँ पर घबराया हुआ था और बड़ी ही मुश्किल के साथ दोई के इन सभी स्वॉर्ड्स के अटैक को डॉज कर रहा था। तभी बबाता कहती है, लुओ फैंग इतनी जल्दी ग्रेविटी कल्टीवेशन में इंटर हो चुका है। बबाता यहाँ पर हैरान इसलिए हो रही है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि लुओ फैंग की कल्टीवेशन प्रोसेस इतनी ज्यादा फास्ट होगी। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि दोई के सभी स्वॉर्ड्स अटैक को डॉज करने के बाद हवा में चला जाता है और वहां पर जाते ही अपने फ्लाइंग नाइफ से दोई के ऊपर अटैक कर देता है, जिन्हें दोई इजीली अपनी स्वॉर्ड के साथ एक झटके में खत्म कर देती है और ये करते साथ ही वो फैंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है। जिस अटैक को फैंग अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक तो कर लेता है, पर इस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि फैंग उसकी वजह से नीचे जमीन पर गिरता है और पलटियां खाते हुए पीछे जाने लगता है। अब इससे पहले कि फैंग खड़ा होकर अपने आप को संभाल पाता, तभी दोई स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और फिर से फैंग पर अटैक कर देती है और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर स्वॉर्ड फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि दोई फैंग के ऊपर भारी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पर दोई की स्वॉर्ड पावर काफी ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों दोई के पास फाइटिंग का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि लुओ फैंग ने कभी भी इतनी ज्यादा स्वॉर्ड फाइट नहीं की, इसलिए लुओ फैंग के पास स्वॉर्ड फाइटिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब लुओ फैंग दोई के साथ स्वॉर्ड फाइट कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं दोई फैंग पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे फैंग डॉज करके ऊपर हवा में चला जाता है, पर जैसे ही वो अटैक नीचे बैटल फील्ड पर लगता है तो वो बैटल फील्ड भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। फैंग को जंप करता हुआ देखकर दोई जल्दी से आगे बढ़ती है और फैंग के पांव से उसको पकड़कर घुमाकर नीचे बैटल फील्ड के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से फैंग की काफी बुरी हालत हो जाती है और ये करते साथ ही दोई अपनी स्वॉर्ड से फैंग के सर पे अटैक करती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं फैंग जल्दी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी जान को बचा लेता है। फैंग यहाँ पर अभी अपनी जान को बचाकर स्टेबल हो ही रहा था कि तभी दोई फैंग पर अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देती है, जिसे फैंग बहुत ही मुश्किल से पीछे की तरफ झुककर डॉज करता है। फैंग उस अटैक को डॉज करते साथ ही दोई को उसकी स्वॉर्ड पकड़ने का मौका नहीं देता और स्पीड के साथ उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो फैंग की स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेती है। ये देखकर फैंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को खींचने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई फैंग की स्वॉर्ड को नहीं छोड़ती और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर से वापस ले आती है और घूमते हुए फैंग की गर्दन पर अटैक करने लगती है, जो देखकर फैंग भी चिल्लाते हुए कहता है, रबिंग क्लाउड रिटर्न। जैसे ही रबिंग क्लाउड रिटर्न ये फील करता है कि लुओ फैंग की जान खतरे में है और वो मुझे बुला रहा है, तो फैंग की बात सुनते साथ ही वो जल्दी से बाहर आ जाता है और फैंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर दोई की स्वॉर्ड को भी पकड़कर रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फैंग की जान बच जाती है और फैंग जल्दी से ऊपर हवा में चला जाता है। अभी फैंग ऊपर हवा में अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी दोई स्पीड के साथ फैंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। अभी यहाँ ऊपर आसमान में लुओ फैंग और दोई दोनों ही एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड फाइट कर
करने लगते हैं और इन दोनों की फाइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं तो यहाँ पर इन्हें सही से देख भी नहीं पा रहा था। पर क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोई के पास एक एडवांटेज है तो दोई अपनी उस एडवांटेज को यूज करती है और अपनी बहुत सारी बटरफ्लाइज को वहां पर फैंग के चारों तरफ ले आती है और फिर अपनी उन सभी बटरफ्लाइज को यूज करते हुए फैंग को हवा में ही स्टक कर देती है और उसके ऊपर अपनी उन बटरफ्लाई से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से फैंग वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और बहुत ही मुश्किल में फंस जाता है। फैंग को मुश्किल में फंसा हुआ देखकर दोई कहती है तुम्हारा ये ब्लैक गोल्ड आर्मर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ये कहते साथ ही दोई बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और फैंग के ब्लैक गोल्ड आर्मर के चीथड़े उड़ा देती है और उसको उसके ब्लैक गोल्ड आर्मर से बाहर निकाल देती है और कहती है लुओ फैंग अब तुम्हारी मौत और भी ज्यादा पेनफुल होगी। ये कहते साथ ही दोई फिर से अपनी स्वॉर्ड से फैंग पर अटैक करने लगती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग भी दोई के सभी स्वॉर्ड अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए ब्लॉक कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल बराबर की फाइट कर रहा था। पर तभी वहां पर दोई की स्पीड और उसकी बॉडी पर अच्छा कंट्रोल होने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर नीचे गिरने लगता है, जो देखकर दोई बड़ी स्पीड के साथ फैंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी रबिंग क्लाउड रटन बड़ी स्पीड के साथ फैंग की बॉडी को कवर कर लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर बना देता है, जिस आर्मर की वजह से हम देखते हैं कि दोई का अटैक फैंग की बॉडी के साथ डायरेक्ट हिट तो होता है पर उस आर्मर की वजह से फैंग को कुछ ज्यादा लॉस नहीं होता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर फैंग की जान जाने से बच जाती है। फैंग दोई के इस अटैक की वजह से बड़ी स्पीड के साथ नीचे बैटलफील्ड की तरफ गिर रहा था कि तभी दोई अपनी चेन को यूज करती है और लुओ फैंग के बाजू को पकड़कर उसे जोर के साथ हवा में घुमाती है और घुमा घुमा कर उसे बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ नीचे बैटलफील्ड की तरफ थ्रो कर देती है। यहाँ पर फैंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और बैटलफील्ड के साथ टकराने ही वाला होता है कि तभी रबिंग क्लाउड रटन बड़ी स्पीड के साथ फैंग की बॉडी को फिर से कवर कर लेता है और फैंग की बॉडी के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर बना देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग बैटलफील्ड के साथ तो टकराता है और जैसे ही फैंग इस बैटलफील्ड के साथ टकराता है तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि उस बैटलफील्ड का क्या हाल हो गया था। वो पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक टक्कर के बावजूद भी हम देखते हैं कि फैंग को यहाँ पर कोई भी चोट नहीं आई थी क्योंकि रबिंग क्लाउड रटन ने फैंग को एकदम बचा लिया था। फैंग को बिल्कुल सही सलामत देकर दोई फिर से अपनी चेन को यूज करती है और फैंग के बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब जैसे ही फैंग दोई के पास आता है तो वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए फैंग पर अटैक कर देती है, जिसे फैंग भी देख लेता है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उसकी उस स्वॉर्ड को डॉज करता है। फैंग अभी दोई के अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट ही रहा था कि तभी उसे वहां पर दोई पर अटैक करने की एक ओपनिंग नजर आती है, इसलिए फैंग उस ओपनिंग का फायदा उठाता है और जल्दी से अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लाइंग नाइफ को बाहर निकालकर दोई के सर पर अटैक कर देता है, जिसे दोई भी देख लेती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए फैंग के फ्लाइंग नाइफ को कंट्रोल करके वहीं पर रोक लेती है और फिर घूमते हुए फैंग के उस फ्लाइंग नाइफ को पकड़कर फैंग को अपनी टेल से एक जोरदार हिट मारती है। दोई के टेल अटैक की हिट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि फैंग नीचे बैटलफील्ड के ऊपर जाकर लगता है और उस बैटलफील्ड को भी पूरी तरह से हिला के रख देता है। यहाँ पर फैंग दोई के हाथों से इतनी बुरी तरह से पिट रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बबाता फैंग को देखकर खुश होते हुए कहती है लुओ फैंग ने एक साथ 19 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल किया और उसी के साथ साथ इस रेड कॉपर अलॉय मटेरियल शार्ड को भी कंट्रोल किया, यानी कि लुओ फैंग ने यहाँ पर टोटल 19 फ्लाइंग वेपन्स को कंट्रोल किया। इसी वजह से हम देखते हैं कि बबाता यहाँ पर खुश हो रही थी और कहती है लुओ फैंग तो वाकई काफी कैपेबल हो गया है। अब हम दोई को देखते हैं जो फैंग के स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को देखते हुए कहती है रेड कॉपर अलॉय मटेरियल। बबाता ये इसके पास क्या कर रहा है? दोई की ये बात सुनकर बबाता भी उसके पास आ जाती है और उसे बताती है ये शार्ड जब हमारे मीटियोराइट स्टारशिप पर अटैक हुआ था तब ये हमारे मीटियोराइट स्टारशिप से टूट गया था, लेकिन हमारे स्पेसशिप पर एनर्जी शील्ड होने की वजह से ये भी स्पेसशिप के साथ साथ इस अर्थ पर गिरा था। इसी वजह से ये अभी भी हमारे पास है, नहीं तो ये कब का खो गया होता। बबाता की ये बात सुनकर दोई भी थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है मैं उस टाइम को नहीं भुला सकती, वो वाकई एक अनफॉरगेटेबल टाइम है। ये कहने के बाद दोई अपनी स्वॉर्ड को वापस से अपने क्रिस्टल में चेंज कर लेती है और फिर उस क्रिस्टल को अपनी स्पेस रिंग में रख लेती है। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि बैटलफील्ड के ग्राउंड के अंदर धंसा हुआ था। अब फैंग अपने सर को पकड़कर वहां उस बैटलफील्ड में खड़ा होता है और फिर अपने न्यू आर्मर को देखते हुए कहता है ये रबिंग क्लाउड रटन का आर्मर तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने इस नए आर्मर को हासिल करके काफी खुश होता है और फैंग की इसी खुशी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।